सैनिक भाइयों नमस्कार। आज 8th पे कमीशन में टोटल कितना पैसा बढ़ने का चांस है सर लेवल 7 में? इसी के साथ आर्काइड फॉर्मूला फिटमेंट फैक्टर से जुड़े हुए जितने भी जो उलझन है उनको भी सुलझाने की कोशिश कीजिए मंजीत बाबू जी। क्या उम्मीद लग रहा है? अब तो आप कह रहे हैं कि इस अगले एक हफ्ता में जो है सरकार से मैं ज्यादा उम्मीद करता नहीं हूँ विशाल जी, लेकिन मैंने पहले भी बोला है कि अगर मेरे बोलने से सरकार मान जाए दे तो मैं 2.84 भी नहीं 2.86 भी नहीं, मैं 10.86 मांगूंगा। अगर बोलने से दे मांगने से दे मांगने से चीजें नहीं। सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक, सिपाही का 3 सर्विस, नायक का 3, हवलदार का 3, नायक सूबेदार का 3 सर्विस, सूबेदार का 3 सर्विस, सूबेदार मेजर का 3 सर्विस, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी 4 सर्विस के साथ फिटमेंट फैक्टर 8वें वेतन में जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ अपना लिए पेंशन में कितना बढ़ोतरी होगा, OROP 3 का बेसिक, उसका बाद 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ अपना लिए कितना बेनिफिट होगा, बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, इसका बारे में सारा जानकारी टेबल के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो सबसे पहले आकर 8th पे कमीशन जो अपना लिए आकर 1 जनवरी 2026 से बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सरकार जनवरी से देना बहुत मुश्किल है, या 4 महीने के बाद दे सकता है या दिसंबर तक दे सकता है, लेकिन बेनिफिट तो अपना लिए आकर 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा। इसी में देखो सिपाही साहिबान का 3 बेसिक है, एक बार जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले आकर सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनको बेसिक OROP 3 में आकर 20,325 है, लेकिन उनके लिए जो अपना लिए 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 32,520 रुपीस, लेकिन उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका बेसिक बन जाएगा 58,130 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 25,610 रुपीस तक बढ़ोतरी हो सकता है। 15 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए। उसका बाद और भी एक सर्विस है, 17 साल सर्विस करने से सिपाही साहिबान OROP 3 का मुताबिक उनका बेसिक 20,463 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 32,741 रुपीस, लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका टोटल बेसिक बन जाएगा 58,524 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 25,783 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सिपाही साहिबान का 19 साल का भी है, आप लोग आराम से जानकारी ले सकता है। अभी देखेंगे नायक साहिबान। नायक साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक बन जाता है 20,682। उनको टोटल पेंशन आकर 33,091 बनेगा। उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका बेसिक बन जाएगा 59,151 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 26,060 रुपीस तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नायक साहिबान 17 साल भी है, उसका बाद 22 साल भी है। जो 22 साल सर्विस करने से उनका देखो उनका बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा बोलने से 29,697 रुपीस तक उनका बेसिक में भी बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट देख लेना और भी। और हवलदार साहिबान है, हवलदार साहिबान का 4 बेसिक है, देखो 19 साल से लेकर 24 साल तक है। जो 19 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का बेसिक OROP 3 में आकर 23,432 है, लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 37,491 रुपीस। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका बेसिक बन जाता है 67,016 रुपीस। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 29,525 रुपीस।
उसका बाद 20 साल सर्विस किया वो जो हवलदार साहिबान, 20 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का उनका बेसिक 24,763 है OROP3 में। उनको आकर 1 जनवरी 2026 तक उनका बेसिक बन जाएगा, टोटल पेंशन बन जाएगा 39,621 रुपीज़। लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से उनका जो बेसिक बनेगा 70,822 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 31,201 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। इसी में देखो हवलदार साहिबान का 20 साल और 22 साल 24 साल का तीनों भी एक ही बेसिक है। उसका बाद अभी देख लेना 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए बेसिक अलग है 25,582 है। लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 40,931 रुपीज़। उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 73,165 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 32,234 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना नायक सूबेदार साहिबान जो 24 साल सर्विस किया, जो अपना लिए जो MSCP बेनिफिट हवलदार के लिए मिलने से उनका भी इसी में 24 साल सर्विस में जानकारी ले सकता है। 24 ईयर सर्विस किया हुआ नायक सूबेदार साहिबान और MSCP हवलदार साहिबान भी इसी में जानकारी ले सकता है। 26,825 रुपीज़ OROP3 में उनका बेसिक होने से उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका बेसिक जो टोटल पेंशन बन जाएगा 42,920 रुपीज़। लेकिन उनके लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 8वें वेतन में कैलकुलेशन करने से 76,720 रुपीज़ तक उनका बेसिक बन जाएगा। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 33,800 तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। आप लोग चाहे तो 26 ईयर सर्विस और 28 ईयर सर्विस भी जानकारी ले सकता है नायक सूबेदार साहिबान का। उसका बाद नेक्स्ट देखो सूबेदार साहिबान, उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का भी जानकारी ले लेंगे हम लोग इसी टेबल में। जो सूबेदार मेजर साहिबान 26 ईयर सूबेदार साहिबान 26 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 28,800 है। लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 46,080 है। उसका बाद 8 पे कमीशन में उनका बेसिक बन जाएगा 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ 82,368 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 36,288 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान 30 साल सर्विस करने से 31,500 उनका बेसिक है। उनको टोटल पेंशन 50,400 बनेगा। 8वें वेतन में आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से 90,090 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 39,690 रुपीज़ तक बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सूबेदार मेजर साहिबान का देखो, सूबेदार मेजर साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक आकर 33,750 रुपीज़। उनका टोटल पेंशन 54,000 तक मिलेगा। उसका बाद उनको 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बन जाएगा 96,525 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी 42,525 रुपीज़ तक बेनिफिट मिलेगा। उसका बाद आप लोग 30 साल और 32 साल भी है जानकारी ले सकता है। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना जो ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 4 बेसिक है, कैप्टन साहिबान का भी 4 बेसिक है। लेफ्टिनेंट साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक 40,750 रुपीज़ है। उनके लिए 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 65,200। लेकिन उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद 8वें वेतन में उनका बेसिक बन जाएगा 1,16,545 रुपीज़। जो उनका बेसिक में बढ़ोतरी 51,345 रुपीज़ तक बन सकता है। उसका बाद इसी टेबल में 30 साल भी है जानकारी ले सकता है, 32 साल भी है और 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से भी इसी टेबल में ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का जानकारी ले सकता है। अभी हम देखेंगे ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान 30 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 42,500 है। लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 तक उनका टोटल पेंशन बनेगा 68,000। उसका बाद
86 फिटमेंट फैक्टर के साथ उनको 8वें वेतन में आकर उनका बेसिक बन जाएगा 1,21,550 रुपीज़। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 53,550 रुपीज़ तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का 32 ईयर्स भी है और 32 ईयर 6 मंथ भी है, इसमें जानकारी ले सकता है। 32 ईयर 6 मंथ सर्विस करने से उनका बेसिक 46,300 है, लेकिन उनका पेंशन बन जाएगा 74,080 है। उनके लिए आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,32,418 रुपीज़ उनका बेसिक में बढ़ोतरी नहीं मिलती है। हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहिए, एक वजह चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कितना भी कम हो, एटलीस्ट सरकार को 2.1 से कम नहीं ही देना चाहिए। और उस 2.1 जी 2.1 जो फिटमेंट फैक्टर होगा हमारा, उसमें हमें तकरीबन 24-25% का ग्रोथ मिलेगा। अच्छा जी, मैंने मिनिमम जो बेसिक सैलरी वो 18,000 से बढ़कर कितने हो जाएगी 2.1 के हिसाब से? 2.1 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो लगभग देख लेते हैं हम 18,000 को मिनिमम वाला है तो 2.1 से करते हैं तो 37,800 बनता है। 37,000 ठीक है वक्त लगेगा। तो भारत सरकार को इस पे कमीशन में हमारी एक विशेष सलाह रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे सेंट्रल ऑटोनोमस बोर्ड के एम्प्लॉय हो, चाहे सेंट्रल पीएसयू के एम्प्लॉय हो, चाहे रेलवे के हो, चाहे सेंट्रल सिविल सर्विसेज के हो, चाहे सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज के हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। अगर सरकार ने कोई बदलाव किया है वो उसी डेट से सभी डिपार्टमेंट्स में, सीएसएस में भी, रेलवेज में भी, ऑर्डिनेंस में भी, ऑटोनोमस में भी, पीएसयूज में भी, जिनको भी उस पे मैट्रिक्स के हिसाब से वेतन दिया जाता है, उस नियम को सब पर एक समान लागू कर दिया जाना चाहिए। इस बात की सबसे पहले व्यवस्था करी जानी चाहिए। अब 8वें वेतन आयोग पर जो लास्ट हमारी जो आपसे बात हुई थी सर, उसमें कहा गया था कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस तक आसपास हम लोग पहुंचते हुए दिख रहे थे। क्या गाड़ी वहीं तक अटकी हुई है या कुछ और आगे बढ़ी है? आपकी मुलाकात भी होने वाली है सर, आप मंत्रालय में भी जाते हैं, मंत्री साहब से भी आपकी मुलाकात होती है, तो क्या नया अगर लेटेस्ट अपडेट है जो हम अपने व्यूअर्स को दे पाए आपके माध्यम से, तो वो क्या होगा मंजीत बाबू? क्योंकि बहुत जो आंखें हैं एकदम टिकी हुई है कि कब 8वां वेतन आयोग लागू होगा। विशाल जी, टर्म ऑफ रेफरेंस जिसमें कि 15 पॉइंट दिए गए थे उस समय, वो 2 महीने पुरानी घटना है, तकरीबन 1.5 महीना पुरानी घटना है। टर्म ऑफ रेफरेंस दे दिए गए हैं। जब तक कि अब पे कमीशन का ऑफिशियली गठन नहीं हो जाता, सदस्यों की एंट्री नहीं हो जाती, उसके पहले तो अब कुछ होना नहीं है। अब सरकार को केवल टर्म ऑफ रेफरेंस पर वो मोहर लगा चुकी कि ये हमारे सब्जेक्ट हैं जिन पर हमारा पे कमीशन बात करेगा। तो पहले तो पे कमीशन ऑफिशियली गठित हो जाए, फिर उसका एक शेड्यूल निकलता है कि कहाँ कब बैठकें शुरू होंगी, उनकी मीटिंग शुरू होंगी। तो मुझे लगता है कि पहले पे कमीशन का गठन हो जाए इस महीने, मुझे बहुत विश्वास है कि इसी महीने हो जाएगा जी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या बैठकें हैं, क्योंकि हमने भी तैयार कर रखी है अपनी चीज़ें कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है सरकार के पास, किन किन बिंदुओं पे बात करनी है। हमारा रिप्रेजेंटेशन रेडी है ऑलमोस्ट जी। मैं ये बता दूं कि जब जनवरी में जी कि 8वें पे कमीशन के गठन की बात शुरू हुई थी, तभी से लेकर के लोगों को बेसब्री से इंतजार भी है कि उसके पहले चूंकि जब बजट की बात चल रही थी उस समय इसका ऐलान नहीं हुआ था जी। तो तब से लेकर के अभी देश भर के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयूज के लोग हैं, ऑटोनोमस बोर्ड के लोग हैं, सभी को बेसब्री से इसका इंतजार है। पे कमीशन बनेगा, चेयरमैन होंगे, मेंबर होंगे और भी लोग होंगे उसमें, तो वो जिनके साथ काम करेंगे, कुछ रिपोर्ट तैयार करेंगे या जो भी डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उस डेटा को स्टोर करने के लिए, उसको व्यवस्थित करने के लिए एम्प्लॉय चाहिए जी। तो उन्हीं एम्प्लॉयज को उनकी भर्ती करने के लिए जो 35 अलग अलग तरह के पद हैं उनको कल विज्ञापित किया है फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, और मेरे ख्याल से वो भर्ती शुरू हो जाएगी, हफ्ते 10 दिन में शुरू हो जाएगी। और हो सकता है कि इसी हफ्ते मतलब 8-10 दिन के अंदर ही जो 8वां पे कमीशन है उसके सभी सदस्यों का और चेयरमैन का भी नाम निर्धारण हो जाए। उम्मीद है हमें पूरी की इस महीने तो जरूर हो जाएगी। इसमें अभी जो 8वां पे कमीशन आएगा इसी में तस्वीर स्पष्ट नहीं है कि 8वें पे कमीशन में कितना ग्रोथ मिलेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर होगा, कोई नहीं जानता है। अभी 55% डीए चल रहा है, 2026 में
जिनका इंक्रीमेंट लगना है जनवरी में, डीए को अगर आप मतलब इंडोर्स भी कर देते हैं, जिसे कहते हैं मर्ज कर देते हैं, तो बेसिक सैलरी में, जी बेसिक में अगर मर्ज कर देते हैं तो आप देखिए कि 55% तो चल रहा है, अभी 2-3% कुछ और बढ़ेगा जुलाई वाले मंथ में जो इस बार तो मात्र 2% बढ़ा, तो आगे भी ये ऐसे ही बढ़ाएंगे। तो इनका तो यही है कि कर्मचारी को जितना कम दे सके, मतलब जो है क्या मैं इस बात के लिए कहूं कि तो सारा जितना की कटौती होती है वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही करती है सरकार। तो मतलब जो है फिटमेंट फैक्टर क्या आएगा, क्या ग्रोथ फैक्टर होगा, तो सब कुछ अनसर्टेन है। कोई बता नहीं सकता कि जिसकी 30 साल की नौकरी है, 30 साल के बाद क्या उसकी बेसिक सैलरी होगी, क्या उसके पास डियरनेस अलाउंस होगा, जब वो रिटायर होगा तो कितना उसके पास एनपीएस में कॉर्पस होगा, कितना उसके पास यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कॉर्पस होगा। तो ये तय करना कि वो एनपीएस में रहे या यूपीएस में चला जाए, ये बहुत लेंदी है, बहुत मुश्किल काम है। लोगों का कहना है कि लगता है कि 1 जनवरी 2026 से मेरा बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलेगा। इस बात को भी संशय है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जनवरी 2026 से नहीं बढ़ेगी सैलरी? मुझे इस बात में बहुत कम संशय है कि मैं मतलब थोड़ा पॉजिटिव सोच का आदमी भी हूं, मैं हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूं। मतलब सरकार गलत भी डिसीजन लेती है तो भी मैं सोचता हूं कि चलो कुछ अच्छा होगा, इससे भी कुछ निकलेगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि अप्रैल में पे कमीशन के ऑफिशियली गठन होने के बाद अगर मई में बैठ के शुरू हो जाती हैं तो 6 महीने मोर देन सफिशिएंट हैं पे कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए। अच्छा। क्योंकि पे कमीशन में बहुत ज़्यादा काम नहीं है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि पे मैट्रिक्स बनी हुई है। अब सरकार को कुछ खास बातों का ध्यान रखना है कि फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ा करके 5 किया जाए या 6 किया जाए, प्लस कितना ग्रोथ देना है, और कुछ टेबल्स का मर्जिंग है आपस में, वो किया जाए या ना किया जाए। इसके अलावा मैं समझता हूं कि बहुत ज़्यादा इसमें काम नहीं है। तो ये 6 महीने आपसे ये भी समझना चाहेंगे मंजीत बाबू कि क्यों लगता है इतना वक्त, क्यों इतना समय लगता है? जैसे आप कह रहे हैं कि 6 महीना, जो एक्सपेंडिचर सचिव हैं वो कह रहे हैं कि नहीं भाई 12 महीना भी लग सकता है। तो क्या मतलब मैं आपसे समझना चाहता हूं कि मान लीजिए जो 8वां वेतन आयोग या 7वें वेतन आयोग का जो गठन हो जाता है, उसके बाद जो 1 साल का जो समय लगता है, उस 1 साल के दौरान क्या क्या चीजें होती है? अगर मैं देखिए बैठ के होती है, सभी डिपार्टमेंट्स में बैठ के होती हैं। जितने भारत सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं उन डिपार्टमेंट्स के अलग अलग कैडर के जो कर्मचारी हैं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक का कर्मचारी होगा, सबकी अलग अलग समस्याएं होती हैं। उन समस्याओं को सुनते हैं, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है। किसी डिपार्टमेंट में प्रमोशन को लेकर के दिक्कत है, 20-20 साल प्रमोशन नहीं होते, किसी में 5 ही साल में प्रमोशन हो जाते हैं, 7 साल में प्रमोशन हो जाते हैं। कहीं क्या है कि मतलब पूरी जिंदगी 5 प्रमोशन के बाद भी उनकी सैलरी बढ़िया नहीं हो पाती। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कमीशन सुनता है और इस पर अपनी एक मतलब जो है रिपोर्ट तैयार करता है कि इसमें क्या किया जाना है। जी। दूसरी बात, जैसे एचआरए है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, जैसे इंश्योरेंस स्कीम है, समय के हिसाब से इनमें बदलाव की जरूरत है। तो ये इन पर बहुत ज्यादा काम नहीं करने की जरूरत है, इन पे सीधे बदल देने की जरूरत है। 30 रुपए, 60 रुपए, 120 रुपए को हटा करके कुछ और करने की जरूरत है। तो हम लोगों का सजेशन भी है मिनिमम 50 लाख का बीमा एक आदमी का होना चाहिए आज की डेट में। 50 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़, इस तरीके से बीमा कम से कम होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस उसको रिवाइज करने की जरूरत है। एचआरए है, स्टेट्स में एचआरए का तरीका अलग है, सेंट्रल में अलग है। उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में एचआरए बहुत कम है, 1200-1300 रुपए एचआरए मिलता है। रहते वो भी लखनऊ में है, रहते वो भी गाजियाबाद में है, बनारस में है, इलाहाबाद में। वहीं सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय रहता है, दोनों बगल बगल में रहते हैं। एक को दोनों सेम पोस्ट पे काम कर रहे हैं। मान लीजिए सपोज, एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको। 2 ऑडिटर हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑडिटर है और एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑडिटर है। दोनों का बेसिक सैलरी बराबर है, दोनों का ग्रेड पे बराबर है, और दोनों की नौकरी एक ही दिन ज्वाइन की है। एक ने स्टेट गवर्नमेंट में ज्वाइन किया और एक ने सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन किया। बेसिक बराबर है, लेवल बराबर है, ग्रेड पे बराबर है, लेकिन दोनों के एचआरए में अंतर है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले को 30% एचआरए मिलेगा वहां, और यूपी वाला जो एम्प्लॉय है उसको 1200 रुपए मिलेगा बेसिक का। कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेटी है बताइए। तो